हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। नितिन मुरारका सर के साथ जो पॉडकास्ट हमने किया था पार्ट 1, उसका मैं आपको दिखा चुकी हूं। आज पार्ट 2 की बारी है। बहुत डिटेल में हमने इसमें चर्चा की है कि मार्केट में आपके इमोशन को कैसे कंट्रोल रखना है, वो कौन सी चेकलिस्ट है जो आपके पास होनी ही चाहिए। जो भी आपको अच्छा समझ में आया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे बड़े पॉडकास्ट यहाँ छोटे पार्ट्स में आप लोगों के सामने हम लेके आते हैं, तो ये हमारी एक्स्ट्रा मेहनत होती है। चलिए अब आपको दिखाती हूँ इस पॉडकास्ट का पार्ट 2। अगर कोई प्रमोटर अपने शेयर्स को खरीद रहा है या बेच रहा है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे इनसाइडर रिपोर्ट में आती है, तो आप ये जाकर के इनसाइडर रिपोर्ट देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक बाइंग और सेलिंग दोनों का डेटा आता है कि कभी कभी इनसाइडर ने बाय कर लिया या इनसाइडर ने सेल कर दिया। रेलेवेंट ज्यादा होता है बाइंग का डेटा, क्यों? सेलिंग का डेटा से ज्यादा रेलेवेंट बाइंग का डेटा होता है। सेलिंग का डेटा तो कई बार क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हैंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली आपस में स्टेक अपना स्टेक अपने बेटे को दे दिया, ट्रांसफर ऑफ हैंड्स भी हो सकते हैं, या किसी रिक्वायरमेंट से भी सेलिंग हो सकती है। बट बाइंग अगर हो रहा है तो बाइंग का पर्पस एक ही होगा, कन्विक्शन इन द कंपनी, क्योंकि बाइंग और कोई दूसरे पर्पस से आप नहीं करेंगे ना। सेलिंग के लिए मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं। तो अगर बाइंग का डेटा इनसाइडर में मिल रहा है, इसका मतलब देयर इज सम कन्विक्शन। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ टू फाइंड आउट अ रियल ब्रेकआउट और अ फॉल्स ब्रेकआउट। तो अगर मुझे इनसाइडर रिपोर्ट्स में इनसाइडर की तरफ से बाइंग का डेटा मिल रहा है और डिलीवरी का डेटा इंक्रीज हो गया, डिलीवरी परसेंटेज, और देयर इज अ ब्रेकआउट इन द चार्ट, सो दैट इज अ वैलिड ब्रेकआउट, नॉट अ रियल ब्रेकआउट है। तो इस तरीके से आप डेटा कोरिलेशन से मार्केट के चाल को पकड़ सकते हो और वहां आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि अगर इनसाइडर्स या प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया तो 2-4% के लिए तो स्टेक नहीं बढ़ाया ना, 30-40% के लिए स्टेक बढ़ाया उन्होंने, तो वो आपको बड़ी मूव वहां पे मिलती है। पर हर समय चौकन्ना रहना होगा। अरे कमाना है तो चौकन्ना होना ही होगा, पैसे तो ऐसे नहीं आते ना। प्रॉफिट बनाना है, सक्सेसफुल होना है, तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, और मजा आता है इसमें। मतलब ये बोरिंग काम नहीं है। आप रिसर्च करो और आपकी रिसर्च सही हो गई तो इससे और ज्यादा खुशी की बात नहीं है, बट रिसर्च तो आपको करनी पड़ेगी। मुझे तो इसमें ही बहुत इंटरेस्ट आ रहा है और मैं व्यूअर को भी बोलूंगी कि अगर आपने 2, 3, 4 शेयर को ऐसे कंपेयर किया है जैसे सर ने अभी बताया, तो वो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप उसमें से कोई स्टॉक अब छोड़ने भी वाले हैं, आपको समझ में आ गया कि ओ शिट मुझे तो पता ही नहीं था प्रमोटर नहीं है इसमें, आप अगर एग्जिट ले रहे हैं तो मुझे वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब क्योंकि ये निफ्टी की खुली गई है वेबसाइट सर, और इसके पहले मुझे याद है हमने एक पूरा शो किया है एनएससी की वेबसाइट के ऊपर, तो कुछ इसमें और ऐसा काम का है जिसपे हम तो ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल, पर आपका ध्यान गया हो कभी? देखिए, एनएससी की वेबसाइट बहुत ही काम की चीज है। एनएससी की वेबसाइट पे टोटल 2 बहुत और यूजफुल चीजें हैं। एक तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा और एक जनरल इंटर मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे ये निफ्टी दिख रही है, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये विंडो खुल गई। अब ये विंडो खुली तो एक हमें एक्सचेंज इस तरीके से ये डेटा दे रहा है। ये आपको स्टॉक्स में भी काम करेगी, कैसे करेगी मैं सिखाता हूँ। ये ट्रिक बड़ी सिंपल ट्रिक है। 52 वीक हाई दिख रहा है और 52 वीक लो दिख रहा है मेरे को, हाई लो दिख रहे हैं। ये लो हो गया और हाई, और ये इंट्राडे का ये लो है और ये हाई है। अब इसका अगर मैं मीन प्लॉट करूं, मीन का मतलब एक तरीके से सेंटर पॉइंट हो गई, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग एक वर्टिकल लाइन ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा मीन आ गया, करेक्ट। और इंट्राडे में भी हम ये बना सकते हैं, ये हमारा मीन आ गया, करेक्ट। और मार्केट का मीन क्या होता है इंट्राडे में? मार्केट खुलती है 9:15 बजे, तो मार्केट का मीन होता है 12:15 पे, ठीक है। यानी 9:15 से 12:15, 12:15 से 3:15, तो मार्केट का मीन हो गया 12:15 बजे। अब इंट्राडे वाले में क्या देखना है कि 12:15 बजे अगर ये मीन जो है इससे ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रही है और कुछ जो डेटा पॉइंट है पीसीआर वगैरह पॉजिटिव चल रहे हैं, एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव चल रहे हैं, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट हाई की तरफ बंद होगी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मार्केट के सेंटर लेवल पे मार्केट अपने मीन से ऊपर चल रहा है, यानी कि ट्रेंड पॉजिटिव है। भाई मीन का मतलब वीवैप हो गया ना। मीन का मतलब हो गया कि मार्केट पे जहां मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडिंग हुई उसके ऊपर है। मीन का मतलब वीवैप, और मीन का मतलब एवरेज। और अगर हम मीन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं एट द मीन ऑफ द मार्केट, इसका मतलब कि मार्केट इज टुवर्ड्स अपर बैंड, तभी मीन से ऊपर है ना। मीन से नीचे होने का मतलब एवरेज से नीचे है, और मीन से ऊपर होने का मतलब
एवरेज से ऊपर है, हाँ। और वो भी मीन मार्केट में, तो आप हमेशा अगर ये मीन से ऊपर है तो आप कॉल की साइड ट्रेड करो। और मीन मार्केट में यानी 12:15 बजे के बाद अगर मार्केट ये मीन वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रही है कंसिस्टेंटली, तो एंडिंग जो होगी वो टुवर्ड्स अ लोअर बैंड हो सकती है। करेक्ट? तो ये हो गया ट्रेडिंग का ट्रिक। हाँ। अब हम बात करते हैं 52 वीक हाई लो में। तो 52 वीक हाई लो में अभी हम मीन के थोड़ा नीचे ही चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये दिख रही है गोल्ड सी बटन। तो अगर अभी इसके नीचे चल रही है, किसी कारण से आने वाले फ्यूचर में अगर ये मीन से ऊपर निकल जाए, तो इसका मतलब मार्केट तेजी की तरफ आ रही है, हाई की तरफ। फिर 26,373 का जो हाई है उसकी तरफ बढ़नी चालू हो जाएगी। तो मार्केट का जो अभी रेसिस्टेंस लेवल है वो मीन रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि मीन इज अ एवरेज ऑफ द मार्केट, और एवरेज का मतलब क्या हुआ, उस लेवल पे सबसे ज्यादा बाइंग और सेलिंग हुई होगी मार्केट में, तभी वो एवरेज है। एवरेज कैलकुलेट कैसे होती है? अगर मुझे 10 दिन की एवरेज निकालनी है तो 10 डेज का जो प्राइस ट्रेड है डिवाइडेड बाय 10 इज द एवरेज। तो एवरेज इज अ मीन। तो मीन के अगर हम लोग नीचे हैं तो बियर हावी है, और मीन के ऊपर है तो बुल हावी है। तो ये आप देख सकते हो 52 वीक हाई लो, और इसी को आप देख सकते हैं इंट्राडे में। तो ये ट्रिक से भी आपको एनएससी की वेबसाइट में काम करेगी। अब मान लीजिए मैं इसको रिलायंस पे चलाता हूँ, चलिए हाँ, इसको मैं लेकिन व्यूअर को एक चीज बता दूं कि मुझे आज जून में ये मालूम चल गया है कि जुलाई में मार्केट अच्छा करने वाला है और वो ऊपर की तरफ जाएगा बिना ये किसी भी तरह का चार्ट डेटा मीन निकाले हुए। उसका रीजन क्या है वो आप टेक ऑफ विद एसकेटी में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। सर ने हमें एक बहुत शानदार ट्रिक बताई है बीते 10 सालों का डेटा स्टडी करने के बाद कि कैसे जून में भी मार्केट अप ट्रेंड रहने वाला है, जुलाई में भी रहने वाला है। राइट सर? अब इस सस्पेंस पे मैं इसको यहाँ पे खत्म कर रही हूँ ताकि मेरे व्यूअर उस पॉडकास्ट को जाके देखें। तो आप टेक ऑफ में जाइए और वहां जाके आप देखिए कि सर ने हमें कैसे अभी बता दिया है जून में कि जुलाई में मार्केट ऊपर को जाएगी। जी सर। तो ये तो हो गई अपनी सालनी जी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एनएससी जाना जाता है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, तो क्या एनएससी की वेबसाइट पे आप कमोडिटीज का डेटा देख सकते हैं? नहीं। बिल्कुल देख सकते हैं। यानी एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पे कमोडिटीज का डेटा, करेंसी का डेटा, इंटरेस्ट रेट का डेटा, ये सारा का सारा डेटा वहाँ पे देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि आप एज अ ट्रेडर आपको पता हो कि कमोडिटी क्या परफॉर्म कर रही है, करेंसी क्या परफॉर्म कर रही है, इवन बॉन्ड यील्ड्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपस में सारे प्रोडक्ट्स इंटर कोरिलेटेड हैं। इंटर मार्केट एनालिसिस, जैसे मान लीजिए क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं तो इक्विटी के लिए नेगेटिव है। हाँ। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो इक्विटी के लिए नेगेटिव है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड यील्ड्स नीचे आएंगे। तो ये सारे इंटर मार्केट एनालिसिस के अंदर आते हैं। करेंसी 95 से 96 अगर होती है, रुपया डेप्रिसिएट करता है तो इक्विटी के लिए नेगेटिव है। हाँ। तो एनएससी की वेबसाइट में ये सारा का सारा डेटा आता है। क्या आपको पता है ये? नहीं। कहाँ पे आता है? दिखाऊं आपको? हाँ प्लीज। बिल्कुल दिखाता हूँ। उसके पहले व्यूअर भी मुझे बताएं कि क्या आपको ये बात मालूम थी कि आप कमोडिटी का डेटा भी देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पे? वो मुझे बताइए कमेंट करके। देखिए, एनएससी की वेबसाइट खोल ली और इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, और स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो ये मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स के ठीक नीचे और थोड़ा आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ये दिख रही है। ये हमें यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए करेंसी का डेटा दिख रहा है। ठीक है, करेंसी में यूएसडी, येन, जीबीपी, यूरो, ये सारा डेटा दिख रहा है। और इसके अलावा मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट रेट देखना है, मुझे कमोडिटी के स्पॉट प्राइसेस देखने हैं, तो ये भी मुझे सारा डेटा यहाँ दिखता है। अब कैसे आप और इन डेप्थ देख सकते हैं? तो मान लीजिए मैं इसमें अगर क्लिक करूँ तो इसके अंदर हम लोग चलते हैं और डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे कमोडिटी पे क्लिक किया तो आप देखिए गोल्ड के प्राइसेस हैं। 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस अभी 1,44,000 चल रहा है, ये आप देख सकते हैं ना। 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस आ रहा है, 1 kg सिल्वर का प्राइस आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली कई बार हमें आइडिया नहीं होता कि कहाँ पे प्राइस देखें, तो एनएससी की वेबसाइट में ये सारा का सारा डेटा हमें आ रहा है। खासतौर से मेटल्स के आ रहे हैं। अब मान लीजिए क्रूड ऑयल का देखना है तो एक बैरल का रेट अभी 7,722 चल रहा है। तो क्रूड ऑयल के आ रहे हैं, क्रूड ऑयल मिनी आ रहा है, कॉपर का प्राइस है, लीड मिनी, निकल, इन सब के प्राइस आ रहे हैं। और ये अपडेटेड 19 जून, आज जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 19 जून का ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। राइट। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट रेट का डेटा देखना है। कई लोगों को इंटरेस्ट रेट का नॉलेज नहीं होता कि इंटरेस्ट रेट भी कुछ है। हाँ। तो इंटरेस्ट रेट में जनरली जो हम लोग ट्रैक करते हैं वो
6 ईयर बॉन्ड्स, 10 ईयर बॉन्ड्स हम लोग ट्रैक करते हैं, तो जिसमें देखिए यील्ड आ रहा है, जैसे अभी ये 6.3 ये जीसेक है, इसका यील्ड आ रहा है 6.8 है, फिर ये जीसेक है 6.4 है, 7 है। तो ये बेसिकली ये बॉन्ड यील्ड्स होते हैं। तो बॉन्ड यील्ड्स का घटना और इंटरेस्ट रेट का बढ़ना मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। तो बट सिंपल हमको यहाँ पे यही समझना है कि कमोडिटी के प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट, करेंसी के प्राइसेस, ये सब सारा का सारा आप एनएससी की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो। तो ये डेटा भी यहाँ पे आता है। पर ये क्या हमें इसके ऊपर हर रोज नजर बना के भी रखनी है? जरूरी नहीं है कि आपको नजर बना के रखनी है, बट एज अ अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए कि भाई क्रूड का एक्सचेंज में क्या प्राइस चल रहा है। जैसे मैंने बताया 7,222 पर बैरल का रेट हमें दिख रहा है, या हमें पता होना चाहिए गोल्ड का स्पॉट रेट क्या है, एक्सचेंज का क्या रेट है, उसमें कितना % ऊपर है। खासतौर से क्रूड में अभी फिलहाल जो कॉरिलेशन मैंने देखा निफ्टी के साथ, वो काफ़ी हद तक क्रूड का नेगेटिव कॉरिलेशन होता है। तो जब क्रूड 90 के ऊपर चला जाएगा तब इफेक्ट आता है मार्केट में, बट अभी 75 78 आ गया तो अब ये कोई फैक्टर नहीं है। अब मार्केट में ये अगर 75 से 80 भी हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर ये 90 के ऊपर चला जाता है जब भी, तो उस केस में फिर कॉरिलेशन निफ्टी के साथ पकड़ लेता है क्रूड, और फिर क्रूड बढ़ेगा तो निफ्टी गिर जाएगी और क्रूड घटेगा तो निफ्टी बढ़ जाएगी। बट अगर ये जब 90 के नीचे आ गया, 75 80 आ गया, तो फिर ये बढ़ेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें इतना ही नजर रखना है कि बहुत ज्यादा बड़ा कुछ एप्रिसिएशन कमोडिटीज में या क्रूड में नहीं हो, और कुछ नेगेटिव न्यूज ऐसी नहीं हो, क्योंकि इंटर कोरिलेटेड हैं सारी की सारी मार्केट्स, और इम्पैक्ट फर्स्ट कमोडिटी में और इंटरेस्ट रेट्स में आते हैं, उसके बाद इक्विटी में फाइनली हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो बेसिकली एनएससी की वेबसाइट में ये डेटा अवेलेबल है, और आपने जैसे मेरे से सवाल किया तो मैं सोचा कि ये भी बता दूं व्यूअर को, ताकि उनको पता चले कि क्या डेटा अवेलेबल है और देख सकते हैं वो। अब एक चीज मैं और आपसे समझना चाहती हूँ, वापस मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ आती हूँ। सेबी का डेटा ये बताता है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स भारी नुकसान में होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? 100 में 90 उनका ये कहना है। अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि शायद ऐसे बहुत से मेरे व्यूवर इस समय आपको देख रहे होंगे जिन्होंने महीनों या हो सकता है पिछले 1 साल 2 साल में लगातार लॉस ही बुक किया होगा, प्रॉफिट का उन्होंने चेहरा भी नहीं देखा होगा। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मार्केट का, तो कोई प्रैक्टिकल सलाह आप क्या उन्हें देना चाहते हैं? ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि ऐसे लोग जिन्होंने 1 साल 2 साल में प्रॉफिट देखा ही नहीं है, क्या उनको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, फिर ट्रेडिंग नहीं है उनके लिए? देखिए, आपको ये एनालाइज करना होगा कि लॉस अगर हो रहे हैं आपको कंटिन्यूअस, तो कुछ ना कुछ गलती हो रही है, किस रीज़न से लॉस हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं 10% जो प्रॉफिट भी बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेडर्स को कंटिन्यूअस लॉस हो रहा है, उनको अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्क करना चाहिए कि वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक्स यूज़ कर रहे हैं, क्या डेटा यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे हिसाब से तो प्रॉफिटेबल गेम पॉइंट है, बट अगर आप कंटिन्यूअस लॉस कर रहे हैं तो आपको बहुत तरीके से काम करना होगा, न केवल रिसर्च पे, बल्कि आपको अपने इमोशन कंट्रोल पे, डिसिप्लिन पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, पोजीशन साइजिंग पे, और आप बेसिकली किस तरीके से ट्रेड इंटर कर रहे हैं, आप ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं, आप स्टॉप लॉस प्रॉपर रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, आप जब ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं तो आप पोजीशंस को हेजिंग करके कैरी कर रहे हैं। तो बेसिकली अपने आप पे काम करना होगा, और उसके लिए ट्रेडिंग जर्नलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको मेरे हिसाब से थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग गेम ऑफ टाइमिंग है, तो आपको ट्रेंड का भी एक आइडिया लेना चाहिए। तो उसके लिए हल्का फुल्का टेक्निकल्स भी आना चाहिए, डेटा ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए। तो लर्निंग से ही अर्निंग आएगी। अभी क्या होता है, अब मान लीजिए सीए करने में 3 से 4 साल लगते हैं, इंजीनियरिंग करने में कम से कम 4 साल लग जाते हैं, ठीक है। आप एमबीए या कोई भी डिग्री लेते हैं तो आपको 2 3 4 साल की एजुकेशन का बैकग्राउंड होना चाहिए। बट आज के दिन में मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आप देखेंगे वो 3 महीने ट्रेडिंग करने के बाद उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना लूँ। तो कम से कम आपको साल 2 साल तो अपनी लर्निंग को देना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आपका पैसा कमाना है, चाहे आप सीए बन रहे हैं, चाहे आप इंजीनियर बन रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है। तो फिर आपको लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। बिना लर्न किए आप ऑप्शन ट्रेड मत कीजिए। और लर्निंग सिंपल है, 6-8 महीने की लर्निंग से आपका काम हो जाएगा। तो जो ट्रेडर बहुत सालों से लॉस कर रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि आप फर्स्ट लर्निंग करो। लर्निंग में क्या करना है, लर्निंग में थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, डेटा ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए,
और आपके पास थोड़ा रिस्क कैपिटल होना चाहिए। रिस्क कैपिटल का मतलब कि अगर मेरा वो कैपिटल नुकसान भी हो जाए तो मेरे ऊपर इमोशनल और फाइनेंशियल बर्डन नहीं आए, नहीं तो आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और फिर आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, बड़े कैपिटल से नहीं, छोटे छोटे कैपिटल से आप स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। उम्मीद है, क्योंकि बिहेवियर के ऊपर और इमोशन के ऊपर ही कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है, तो इस बात के बाद आप उसके ऊपर काम करना भी शुरू करेंगे। एक और चीज़ जो मैं समझना चाह रही थी, इनफैक्ट हमने पहले भी जब बात की थी, मैं तब भी मेरे मन में ये बात था कि ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या चेंज होती है आपके हिसाब से। मैं पहले भी ये जानना चाह रही थी कि क्या हाई वॉलेटिलिटी, लो वॉलेटिलिटी, उसमें क्या स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत होती है क्या? बिल्कुल होती है, क्योंकि हर एक वॉलेटिलिटी में आप पोजीशन साइजिंग सेम नहीं रख सकते। अब हाई वॉलेटिलिटी का मतलब बड़े बड़े स्विंग्स हो रहे हैं, तभी मार्केट वॉलेटाइल है, और छोटे लो वॉलेटिलिटी में छोटी छोटी स्विंग्स है। तो क्या होता है, जब मार्केट लो वॉलेटाइल होगी तो आपको प्रॉफिट भी जल्दी जल्दी बुक करना होगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल लो है तो रेंज छोटी हो जाएगी आपकी, जो जब रेंज छोटी होगी तो टाइम वैल्यू डीके ज़्यादा होगा। तो जब मार्केट लेस वॉलेटाइल है तो आपको प्रॉफिट जल्दी जल्दी बुक करना होगा। ऐसा नहीं है कि तब तो मैं ज़्यादा सेफ हूँ। सेफ ऑप्शंस में नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डीके होती है। आप फ्यूचर कर रहे हैं तो आपको सेफ्टी है, क्योंकि लो वोलेटाइल मिल रहा है, बट आप ऑप्शंस कर रहे हैं तो ऑप्शन बायर को तो वोलेटिलिटी चाहिए, और वोलेटिलिटी लो है तो डीके हो जाएगा, तो मुझे प्रॉफिट जल्दी लेना पड़ेगा। लो वोलेटिलिटी में स्ट्रैटेजी हमारी ये होती है कि हम सपोर्ट पे ट्रेड लेते हैं, हम रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेते हैं, ब्रेकआउट्स को अवॉइड करते हैं। हाई वोलेटिलिटी में ट्रेंडिंग मार्केट होती है, उस समय हम ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते हैं, और उस समय हम आउट ऑफ मनी में चले जाते हैं। लो वॉलेटिलिटी में हम एट द मनी और इन द मनी में करते हैं। लो वॉलेटिलिटी रहेगी तो हम स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे, हाई वॉलेटिलिटी रहेगी तो हम स्टॉप लॉस बड़ा रखेंगे और पोजीशन साइज कम रखेंगे। तो अलग अलग मार्केट में अलग अलग आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है। लो वॉलेटाइल होगी तो अलग तरीके से आप अपने पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट रखेंगे। हाई वॉलेटाइल रहेगी तो उसमें अलग स्ट्रैटेजीज भी होगी। कई बार ऐसा होता है कि लो वॉलेटाइल में हम नेकेड ऑप्शंस कर लेते हैं, हाई वॉलेटाइल में हम हेजिंग वाली स्ट्रैटेजी कैरी करते हैं ओवरनाइट। अब मुझे कैरी करना है और मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो मैं अगले दिन नेकेड ऑप्शंस कैरी नहीं करूंगा, मैं बुल कॉल स्प्रेड ले जाऊंगा या बियर पुट स्प्रेड ले जाऊंगा। बट अगर मार्केट लेस वॉलेटाइल है तो उस केस में आप नेकेड ऑप्शंस भी कैरी कर सकते हैं। ये सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, आई डोंट नो आप इसको कैसे देखेंगे, बट मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या एक खास मार्केट किसी खास ट्रेडर के लिए होता है? क्या सेंसेक्स सबके लिए नहीं है? क्या निफ्टी सबके लिए नहीं है? क्या बैंक निफ्टी सबके लिए नहीं है? या कोई किधर भी काम करे? नहीं, देखिए, हर मार्केट को ट्रेड करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप रैंडम ट्रेड कर सकते हो किसी भी मार्केट में। आप निफ्टी करें, सेंसेक्स करें, बैंक निफ्टी करें, स्टॉक ऑप्शंस करें, सबके लिए है, बट सब में नॉलेज एंड एक्सपर्टीज की जरूरत है। सेंसेक्स किसके लिए? सेंसेक्स थोड़ा सा एग्रेसिव है, बिगिनर्स के लिए सेंसेक्स नहीं है। सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स में क्या मूवमेंट फास्ट होती है, तो और फटाफट प्रॉफिट बुक करना, जो एकदम क्विक ट्रेडर है उसके लिए सेंसेक्स है। और जो थोड़ा आराम से, बिगिनर ज्यादा क्विक नहीं होता है। नहीं, बिगिनर उसमें रिस्क भी तो है। प्रॉफिट ठीक है, दिख रहा है, एक एंगल है, हाँ। बट आपको फास्ट मूवमेंट में लॉस भी तो उसी तरीके से आ सकता है। तो जो बिगिनर्स है, नए हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉस भी धीरे धीरे हो और प्रॉफिट भी चलो धीरे धीरे हो, ताकि मेरी हार्ट बीट इंक्रीज नहीं हो। तो स्टार्टिंग में तो इंपॉर्टेंट है कि मैं मार्केट में बने रहूं और मुझे फेथ आए मार्केट में। तो मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में चला जाऊंगा जो बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट होती है, तो उस केस में अगर मुझे लॉस हो गया तो मेरा कन्विक्शन खत्म हो जाएगा। तो कन्विक्शन को बचाने के लिए आपके लिए बेस्ट अगर देखा जाए तो फर्स्ट इज निफ्टी, उसके बाद आप फिर सेंसेक्स। अगर आपको निफ्टी में अच्छा लगता है, प्रॉफिट आता है, देन यू कैन मूव टू द सेंसेक्स। कोई ये सोच रहा है कि उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है और उसको ट्रेडिंग के बारे में काफी नॉलेज भी है, सेंसेक्स में उसमें काम नहीं किया है पहले, लेकिन एक्सपीरियंस है, तो आप बोलेंगे कूदने के लिए? हाँ, कर सकते हैं। सेंसेक्स में बहुत अच्छा आजकल वॉल्यूम्स भी हैं, ओपन इंटरेस्ट भी है, उसका डेटा भी इतना लिक्विड हो गया कि डेटा भी काम अच्छे कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी है। तो बिल्कुल सेंसेक्स करना चाहिए। हो सकता है आप प्री स्टडी कर सकते हैं कि एक आध वीक टाइम देकर के आप उसके पैटर्न्स को स्टडी कर लीजिए, उसके अंदर जो मेन 30 स्टॉक्स हैं उसके बिहेवियर को थोड़ा समझ लीजिए, डेटा की स्टडी कर लीजिए, और एक आध वीक के टाइम, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, आप और अदर इंस्ट्रूमेंट्स को कर रहे हैं, तो आप 4-5 दिन में उसके बिहेवियर को समझ जाएंगे और उसके बाद सेंसेक्स में बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं वापस, क्योंकि कभी मैं इन्वेस्टमेंट की बात करने लग रही हूँ, कभी ट्रेडिंग की, मैं वापस इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर जाऊँ तो नेक्स्ट 5 ईयर में आपको वो कौन से सेक्टर हैं जो अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं?
देखिए नेक्स्ट 5 ईयर में एक तो मैं बैंकिंग पे बुलिश हूँ, और बैंक्स में आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलने चाहिए। और इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो बैंक्स के अलावा ऑटो में भी पॉजिटिव है। ऑटो में भी वैसी कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रही हैं, उनमें आउटलुक हमारा पॉजिटिव है। तो ये 2 सेक्टर पे जा सकते हैं। आईटी में कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स पे जाना पड़ेगा। आईटी में अभी बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द एआई, और क्या डेवलपमेंट होती है आगे ये बोलना मुश्किल है। थोड़ा डिफेंस पे भी व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट प्लान, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर हमारा व्यू पॉजिटिव है। और ख़ासतौर से डिफेंस पे बजट काफ़ी रहेगी गवर्नमेंट की, तो डिफेंस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब चलते चलते मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स को आप कुछ चेकलिस्ट दीजिए जिन पर नज़र भी रखनी हो और वो नो नेगोशिएबल होनी चाहिए। ऐसी क्या चेकलिस्ट आप देंगे? वो पॉइंट्स में जानना चाहती हूँ कि कोई भी ट्रेडर अगर सुबह उठे ना तो बस उसकी नज़र उसके ऊपर रहे, वो क्या चेकलिस्ट होगी? जैसे आपने बातचीत करी कि ट्रेडर्स की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, तो मान लीजिए मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ कि ट्रेडर्स जो है वो ऑप्शन ट्रेडर है, ठीक है। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि शुरू में खुलने के बाद आप ओपनिंग में ट्रेड मत करो, क्योंकि जो सुबह ओपनिंग की ट्रेडिंग होती है वो इमोशनल ट्रेडिंग होगी। क्योंकि आपने गिफ्ट निफ्टी देख ली, वर्ल्ड मार्केट देख लिया, उसके ऊपर इमोशंस के ऊपर सुबह सुबह ट्रेडिंग होती है। तो चेकलिस्ट नंबर 1, ट्रेड आपको 10:30 के बाद करनी है। अब 10:30 बजे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखना है ऑप्शन चेन का डेटा, यानी पीसीआर का डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा, कि किस तरीके से कॉल एंड पुट्स में पोजीशंस बन रही है। थर्ड चेकलिस्ट जो हम लोग यूज करते हैं, हम ये देखते हैं कि मार्केट वीवैप से कितना ऊपर या कितना नीचे चल रहा है। अब वीवैप हो गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। अगर प्राइस कंटिन्यूअस उससे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वीवैप से ऊपर है तो आउटलुक फॉर द डे वुड बी पॉजिटिव, और वीवैप से नीचे है तो डे आउटलुक नेगेटिव होगा। फोर्थ चेकलिस्ट विक्स पे हमेशा नजर रखते हैं। विक्स, अब अगर प्रीवियस डे से विक्स नीचे चल रही है तो इसका मतलब मार्केट में चांसेस हैं कि ऊपर जाएंगे, फियर फैक्टर नहीं है। 70% ऑफ द टाइम ऐसा होगा। और विक्स अगर नीचे चल रही है तो मार्केट ऊपर जाएगा, और विक्स अगर ऊपर चल रही है तो मार्केट नीचे जाएगा। ये तो हो गया डेटा और सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा चेकलिस्ट में हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो को भी देखते हैं। एडवांस डिक्लाइन का मतलब हो गया कितने स्टॉक ऊपर हैं एनएससी में और कितने नीचे हैं। अब जैसे मान लीजिए निफ्टी एनएससी में टोटल 3500 स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। अब 3500 में सुबह मार्केट खुली और 2500 शेयर ऊपर है और 1000 शेयर नीचे चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव साइड है, क्योंकि 2500 पॉजिटिव है और 1000 नीचे है। तो ये एक सेंटिमेंटल इंडिकेटर है जो हम लोग चेकलिस्ट में रखते हैं। अब ये जो चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट को हम लोगों ने ऑटोमेट कर रखा है बेसिकली। अब जो व्यूअर हैं वो ये सोचेगा कि यार ये चेकलिस्ट देखें कैसे इतने सारे, पीसीआर डेटा हम कहाँ देखें, वीवैप कहाँ पे देखें, एडवांस डिक्लाइन रेशियो कैसे देखें। तो एक तो तरीका होगा कि आप अलग अलग देख लो। हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, एक चेकलिस्ट बना रखा है, उसको ऑटोमेट कर दिया। एक्सेल में वो लाइव हमें दिख रही है कि पीसीआर पॉजिटिव, वीवैप से ऊपर, एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव, ठीक है, विक्स नेगेटिव या पॉजिटिव, आप भी अपने एक्सेल पे लगा सकते हो। अब ये सारे फैक्टर्स अगर पॉजिटिव हैं तो फिर आप 11-12 बजे के बाद कॉल ऑप्शन ट्रेड कीजिए, और अगर नेगेटिव हैं तो 11-12 के बाद आप पुट ऑप्शन ट्रेड कीजिए। तो ये चेकलिस्ट आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। मान लो आप इन्वेस्टर हो, सपोज करो आप इन्वेस्टर हो, तो उसके लिए चेकलिस्ट क्या हो सकती है, उसके लिए चेकलिस्ट हो सकती है प्रमोटर होल्डिंग। आपको देखनी है कि प्रमोटर की होल्डिंग कभी भी 20% से कम वाले स्टॉक में नहीं लगाना है। दूसरा, डिलीवरी वॉल्यूम देखना है कि उस स्टॉक में जिसकी डिलीवरी वॉल्यूम 25-30% से नीचे है तो वैसे स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो ये 2 सिंपल चेकलिस्ट है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई, और आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो ये 4-5 चेकलिस्ट आप देख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ पॉडकास्ट आपको जरूर बहुत पसंद आया होगा। कोई भी अगर आप सलाह हमें देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लेकिन बेल आइकन आप प्रेस कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पॉडकास्ट में।